नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओपी मौर्य आप सभी का ICS लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम BTC कंप्यूटर शिक्षा तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत ICT जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी की, तकनीकी की, प्रौद्योगिकी की। प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, तकनीकी क्या होता है। आज के समय की बात की जाए, आज के समय में जो तकनीकी का है, तकनीकी को एक वरदान भी कहा जा सकता है और एक अभिशाप भी कहा जा सकता है। यह तकनीकी का हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ना करें तो यह हमारे लिए हानिकारक, नुकसानदायक या ख़तरनाक भी हो सकता है। प्रारंभिक दौर में, शुरुआती दौर में जब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ विशेष साधन नहीं हुआ करता था, उस वक्त सूचनाओं को मौखिक रूप से ही दिया जाता था। कुछ समय पश्चात टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन का आविष्कार हुआ। अगर दोनों में कंपेयर या तुलना किया जाए तो आपको ये प्रदर्शित होगा या अनुभव होगा कि जो सूचनाएं जब मौखिक रूप से दी जाती थी, वो सूचनाएं कुछ लोगों तक ही सीमित थी, और अगर हम अधिक दूरी तक या 2, 4, 10, 20, 50 किलोमीटर से सूचनाओं को भेजना चाहते थे तो उसके लिए काफ़ी वक्त लग जाता था। लेकिन आज सेकंडों में ही हम अपनी बातों को देश विदेश में, देश के किसी भी कोने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं को भेज पा रहे हैं। ये हमारा है, इसका सदुपयोग, इसका महत्व। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के उपयोग से हम या कोई अन्य व्यक्ति लोगों को कहीं ना कहीं कुछ गलत सूचनाएं भी देने की आदत बना चुका है। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लोग निश्चित तौर पर तकनीकी विकास के, हमारी पीढ़ी ने, हमारे जनरेशन ने, हमारे पूर्वजों ने भी पहले की अपेक्षा इस समय कुछ जनरेशन ने डेवलप किया है। पहले लोग जहाँ साइकिल से चला करते थे, वहीं बाइक का आविष्कार हुआ, बाइक का डेवलपमेंट हुआ। बाइक से लोग चल रहे हैं, जहाँ पे 10 घंटे लगते थे वहाँ पे 1 घंटे में ही रास्ते का सफ़र तय कर लिया जाता है। किंतु ये कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अब असुरक्षित है। यदि हम यातायात नियमों का पालन करके ना चलें, सावधानी ना बरतें, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यही नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी, अगर बाइक से बात की जाए, बाइक की अपेक्षा डेवलप हुआ, 4 व्हीलर कारें तमाम चलती हैं। ये भी सुविधा है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के लिए, एक वरदान ही है। जो चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडक हो, कहीं भी आपातकाल में, आपात स्थिति में हमें कहीं जाना हो तो इस सब का, मौसम का, इन सब का असर नहीं पड़ता यदि हमारे पास 4 व्हीलर है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि हम सावधानी से गाड़ी को ना चलाएं, यातायात नियमों का पालन करके ना चलाएं, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए एक फैमिली यात्रा ट्रैवलिंग कर रही है और उसने सावधानी को नहीं बरता, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी दुर्घटना कोई घट जाती है तो हमारा परिवार, हमारा सदस्य जो भी इसमें बैठा होता है, उसके साथ हम कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, चाहे जिस विभाग में, एक तरफ जहां उसके बहुत अच्छे अवसर हुए हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, हम लोग तरक्की की ओर आगे बढ़े हैं, अग्रसर हुए हैं, निश्चित तौर पर एक नए युग में कदम रखे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये एक क्रांतिकारी या कहीं न कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का भी हमें लक्षण प्रदर्शित हो रहा है।
जो आज के वातावरण में मौसम में दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी या तकनीकी अंग्रेजी शब्द के टेक्नोलॉजी शब्द से लिया गया है। तकनीकी से आशय, तकनीकी से जो हमारा तात्पर्य है वो है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियों से। तकनीकी शब्द को प्राय मशीन या उससे संबंधित प्रतियों से जोड़ा जाता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि इसका संबंध किसी मशीन से हो। तकनीकी का तात्पर्य तो किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकॉज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कला, जिसका अर्थ होता है कला। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक लैंग्वेज के टेक्निकॉज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन शब्द का टेक्सटोर से है। इसका अभिप्राय होता है बुनना या निर्माण करना। तो यह कहा जा सकता है कि तकनीकी एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग, या टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके प्रयोग से हम सूचनाओं को, कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावी और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना पाते हैं। इसके तमाम संसाधन हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये तमाम प्रकार के इसके संसाधन हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। हमने प्रौद्योगिकी का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा है, टेक्नोलॉजी क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहला स्क्रीन पे जो हमने हेडिंग लिख रखा है आप लोगों को, सीखने की प्रक्रिया का विकास। अगर हमें प्रशिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाना है और हम उसको बहुत अच्छे ढंग से क्लास में बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो आईसीटी इसमें मदद कर सकता है। आप इंटरनेट के माध्यम से तमाम चैनल या इस विकिपीडिया, यूट्यूब या अन्य संसाधनों से, वीडियो डिस्क की मदद से आप सीखने की प्रक्रिया का विकास कर सकते हैं। किस प्रकार से बच्चों को सीखने के लिए उत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए, जिज्ञासा उसमें जगाई जाए, इसका आप विकास कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण किस प्रकार से बच्चों को दिया जाए, इसकी खुद की ट्रेनिंग घर बैठे ऑनलाइन आईसीटी, इंटरनेट या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे शिक्षण कार्य को हम अधिक सफल बना सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी अगर कोई भी किसी भी सिलेबस का या किसी भी क्लास का हमें पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी लेना है, तो उसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी मदद करता है। इंटरनेट, ऑनलाइन के माध्यम से पाठ्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न को हम देख सकते हैं, उसके समाधान के लिए ऑनलाइन उसका समाधान खोज सकते हैं, ऑनलाइन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बिंदु पर हम अनेक विचारकों, अनेक वैज्ञानिकों, अनेक विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, जान सकते हैं। ये सब संभव हुआ आईसीटी के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या क्या हैं? कौन कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है? तो वर्तमान समय में अगर शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीनतम विकास की बात की जाए तो बहुत से ऐसे संसाधन हैं, जैसे स्मार्ट क्लास है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, प्रोजेक्टर है, रेडियो प्रसारण है, कंप्यूटर है, तमाम है। इस पर हम एक एक करके चलिए चर्चा करते हैं। इंटरनेट की बात की जाए तो आधुनिक युग में, वर्तमान समय में
हम इंटरनेट के माध्यम से A to Z सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में यह सूचना को प्राप्त करने का, किसी भी जानकारी को हासिल करने का एक प्रमुख साधन बन गया है। इंटरनेट से हम आप सूचनाओं को खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत लगता है, हमें ये महसूस होता है कि इस सूचना को हमें भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग अपने लोकल डिस्क में, कंप्यूटर के ड्राइव में सेव कर सकते हैं और भविष्य में कभी भी इसको हम पढ़ भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, या अपने किसी मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा है वीडियो डिस्क, जिसमें आपका CD भी आ सकता है, DVD भी आ सकता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके, पाठ संबंधित सामग्री को स्टोर करके, संग्रहित करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कंप्यूटर में CD या DVD का यूज कर सकते हैं, या हमारे पास DVD या CD प्लेयर है तो उसमें भी इसका यूज करके हम सामग्री को लाइव या वीडियो देख सकते हैं, जिससे अधिक रूप से, प्रभावी रूप से हम इसका किसी भी पाठ्य सामग्री का, किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं और अपने दूसरे छात्र को भी हम इसको आसानी के साथ उपलब्ध करवा सकते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर भी आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। कंप्यूटर के द्वारा हम शिक्षण पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षण पाठ्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय से लेकर ट्यूशन, नवोदय विद्यालय, यहाँ तक कि प्राइवेट विद्यालयों में कक्षाओं में इनका प्रयोग अध्ययन कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद आपका आता है दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। हमारे देश में टेलीविज़न परिदृश्य में काफ़ी परिवर्तन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हो रहा है। वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूल से लेकर, प्राइमरी कक्षा से लेकर, प्राइमरी विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक की UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के शैक्षिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण किया जा रहा है। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय, या दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT। अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो टेलीविज़न का शैक्षिक कार्यक्रम एक जन सेवा के रूप में अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान में व्यापक रूप ले चुका है। दूरदर्शन के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को एक ही समय में दिखाया भी जा सकता है, सुनाया भी जा सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया को या किसी भी विषय वस्तु को हम आसानी के साथ, श्रव्य के साथ उसको दिखा करके भी आसानी के साथ समझा सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आज के समय में बहुत ही पॉपुलर है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखते हैं या हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं, तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लाइव बातचीत करते हैं। आज के दौर में घर बैठे या डाइट पे बैठा अधिकारी भी विद्यालय का संचालन किस प्रकार हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसका आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। तो आज के समय में टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन चुका है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। उसके बाद आपका रेडियो के माध्यम से भी आसानी के साथ, जो कि गांव में सुलभ होता है, रेडियो के माध्यम से दूरदर्शन विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जिसको हम और आप सुन सकते हैं, आसानी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय में रेडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपग्रह, सैटेलाइट, आधुनिक समय में उपग्रह का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो रहा है। उपग्रह के प्रयोग से इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है। आधुनिक युग में सैटेलाइट उपग्रह की बात किया जाए तो आधुनिक समय में उपग्रह का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप में हो रहा है।
उपग्रह के प्रयोग से इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का ही विकास हुआ। अन्यथा इन सब सुविधाओं का लाभ ले पाना या इन सब सुविधाओं का विकास हो पाना या विकसित हो पाना मुमकिन नहीं था। तो शिक्षा के क्षेत्र में या सूचनाओं के या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सैटेलाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, यानी यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ICT यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से, निम्नलिखित हेडिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। सूचना संवहन। सूचना संवहन का अर्थ है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला साधन या माध्यम या मीडियम। तो टेक्नोलॉजी, तकनीकी के ही विकास से ये संभव हुआ कि हम सूचना को उचित समय पर उचित व्यक्ति के पास, यानी किसी भी सूचना को सही समय पर, सही सूचना को सही समय पर सही व्यक्ति के पास भेज सके। यह संभव हुआ तो प्रौद्योगिकी ने ही इस कार्य को संभव किया। सूचना को संग्रह करने के लिए मोबाइल, फैक्स जैसे कंप्यूटर या अन्य जैसी सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे हम सूचनाओं का संवहन इनके माध्यम से मोबाइल, ईमेल, फैक्स या वेबसाइट के माध्यम से सूचनाओं को आसानी के साथ, सुलभता के साथ, सुगमता के साथ कहीं भी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी सूचनाओं के संवहन में, सूचनाओं के आदान प्रदान में, सूचनाओं के प्रसारण में कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, फैक्स इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षिक नीति निर्धारण। अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक निर्धारण का मतलब है शैक्षिक नीति का निर्धारण वर्तमान की आधारशिला पर भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में हम जो पाठ्यक्रम का सृजन कर रहे हैं या जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका भविष्य में क्या स्कोप होगा, उसका भविष्य में क्या उपयोगिता होगी, उससे भविष्य में बच्चे क्या कर सकते हैं। कहीं वो जानकारी मौखिक या लिखित रूप से सिर्फ ना हो जाए। हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो भी शिक्षा पर वर्तमान समय में दी जा रही हो, कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक हो, इससे रोजगार के अवसर सृजन हो सके और हम विकासशील देशों की जो होड़ में लगे हैं विकसित बनने के लिए, विकासशील देशों से, अन्य विकासशील देशों से कहीं पीछे ना रह जाएं। इसके लिए शैक्षिक निर्धारण में ICT यानी सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगला हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है परीक्षा मूल्यांकन, यानी जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनकी कॉपियों को जांचने में, छात्रों की कॉपियों को जांचने में सूचना प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। आज के समय की बात की जाए तो कुछ विश्वविद्यालयों ने कुछ एग्ज़ाम्स को, BA BSc के कुछ एग्ज़ाम्स को OMR शीट निर्धारित करके उस पर एग्ज़ाम लेने का नीति तैयार किया है। उसी के अकॉर्डिंग परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी वो पहले से OMR शीट पर ली जा रही हैं और OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसका मतलब होता है, और इन सब कापियों की जांच के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं या जो भी परीक्षा मूल्यांकन के लिए भी ICT का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए जितने भी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें ऑप्शनों में फिल करना होता है ब्लैक एंड ब्लू पेन से, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट होते हैं, मार्क शीट होते हैं,
उनको रीड करने के लिए एमआर डिवाइस का यूज किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में जैसे आज के दौर में जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक उच्च अधिकारी अपने घर पे बैठे अपने नीचे के अधिकारियों से, अपने नीचे के कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बैठकर आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है, कहाँ क्या हो रहा है, प्रशासनिक नियंत्रण कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जिला मुख्यालय पर बैठा हुआ शिक्षा प्रशासक यह नियंत्रण कर सकता है कि जिला स्तर से जो भी विद्यालय चलाए जा रहे हैं ग्रामीण स्तर में या शहरी या नगरीय निकायों में, वहाँ पर क्या है, कैसे क्या चल रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, क्या प्रोसेस है, ये सब जानकारी के लिए शैक्षिक प्रशासन आईसीटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ले सकता है और ले भी रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण आईसीटी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है। उसकी पाठ्यक्रम का निर्माण, कॉपी पुस्तक के निर्माण के लिए भी आईसीटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का यूज किया जा रहा है। अभिलेखीकरण के लिए विद्यालय में अभिलेखों के निर्माण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। प्रत्येक विद्यालय में एक क्लर्क, एक ऑफिशियल वर्क के लिए क्लर्क या बाबू जिसे कह सकते हैं के लिए नियुक्ति की गई है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंकड़ों को, अभिलेखों को कंप्यूटर में स्टोर करता है और उच्च अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उस डेटा का फ्लॉपी या सीडी तैयार करके अभिलेखों को उपलब्ध कराता है या टाइप करके फ़ोटोकॉपी या प्रिंटिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रदान करता है या उन्हें उपलब्ध कराता है। तो अभिलेखीकरण में भी आईसीटी प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। हम घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और उसके क्लासेस को भी ले सकते हैं। यानी डिस्टेंस एजुकेशन में दूरस्थ शिक्षा में इग्नू जैसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को हम घर बैठे पढ़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, तो इसको हम निम्नलिखित हेडिंग के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में यह सहायक होता है, इसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। सूचीबद्ध तरीके से बच्चों का नामांकन करने के लिए, बच्चों की लिस्ट बनाने के लिए, बच्चों की सूची बनाने के लिए, क्लास वाइज बच्चों की सूची बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अध्यापकों के प्रशिक्षण में, अध्यापकों की ट्रेनिंग में, अध्यापकों के सूक्ष्म एवं अनेक प्रकार के उपागम संबंधी संसाधनों के उपयोग में उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से शिक्षण कार्य में उपयोग में लाया जाए, इस चीज़ के लिए इसका यूज किया जा रहा है। परीक्षण एवं अनुदेशन कार्यों में भी आईसीटी का यूज किया जा रहा है। मशीनों एवं जनसंपर्क माध्यमों में इसका यूज मुख्य रूप से किया जा रहा है। यानी इसकी काफ़ी क्षेत्र हैं, काफ़ी विषय क्षेत्र हैं जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का यूज हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यूज हुआ है और इसका मुख्य कारण है प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विकसित होना। टेक्नोलॉजी की ही देन है, टेक्नोलॉजी की ही यूज के कारण हम आधुनिक युग में सभी जगह पे इसका यूज कर पा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आईसीटी में शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर की क्या उपयोगिताएं हैं, इसको लेकर अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।